नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और रोज़ की तरह हम हाज़िर हैं एक बार फिर से आपको तमाम अपडेट्स देने के लिए कि अभी खाड़ी में क्या हालात चल रहे हैं। इज़राइल, अमेरिका की तरफ से जिस युद्ध की शुरुआत की गई ईरान के साथ में और ईरान की जवाबी जो कार्रवाई है वो भी हम देख रहे हैं। आज चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है जहाँ तक इस युद्ध का सवाल है और युद्ध के इस वक़्त खत्म होने के, कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 दिन पहले ही कहा था कि ही इज़ रेडी टू वाइंड डाउन। इस वक़्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इज़राइल की तस्वीर है। इज़राइल के दक्षिण इलाके में जो डिमोना और अरद इलाका मौजूद हैं, वहाँ से ये तस्वीर आई है क्योंकि वहाँ पर कहर बरपाया है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों ने। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊँगी इस व्लॉग में। साथ ही ये भी बताऊँगी कि नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान इनके बीच में एक बार फिर से फ़ोन पर बातचीत हुई है देर शाम को शनिवार को। इस बातचीत का सार क्या रहा? बातचीत में आखिर क्या कुछ कहा गया? ये भी आगे मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। लेकिन इस वक़्त जो है वापस से हम रुख करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक़्त अपनी स्क्रीन्स पर, ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से हमले किए गए हैं ईरान की ओर से इज़राइल पर शनिवार देर शाम को और जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। आपको याद दिला दें कि इज़राइल लगातार जो भी इन्फॉर्मेशन, सूचना इज़राइल से बाहर निकल रहा है, उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं, नियंत्रण किए हुए हैं ताकि दुनिया को ये ना लगे कि इस युद्ध में इज़राइल कमज़ोर पड़ रहा है। नेतन्याहू का पूरा संदेशा यही है, ट्रंप का पूरा संदेशा है कि इस ईरान युद्ध को वो जीत रहे हैं। लेकिन साफ है कि ये हकीकत से परे है क्योंकि ईरान काफ़ी भीषण नुकसान पहुँचा रहा है। तो इज़राइल के दक्षिण में डिमोना जो इलाका है यहाँ पर जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, डिमोना में आपको बता दें कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स मौजूद हैं। ये न्यूक्लियर प्लांट के नज़दीक वाला इलाका है और इसमें काफ़ी मास कैजुअल्टी की खबर आई, मास इंजरीज़ की खबर आई। जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक सिविलियन नेबरहुड बताया जा रहा है, जहाँ पर ये हमले हुए, ज़मीन पर गड्ढे नज़र आ रहे हैं, जो इमारतें हैं वो ज़मींदोज़ हो गई हैं। तो 2 जो स्ट्राइक किए गए हैं ईरान की तरफ से, उसी में आप देखिए कि इतनी बुरी हालत नज़र आ रही है। और डिमोना के अलावा अरद, अरद भी इज़राइल में जो डेड सी है, उसके पास स्थित है। तो प डेड सी वहाँ पे भी जो हमला हुआ तो बताया गया कि शुरुआती रूप में खबर आई कि कम से कम 88 लोग घायल हुए हैं। तो डिमोना में शुरू में बताया गया कि कम से कम 59 लोग घायल हुए हैं, फिर अरद में बताया गया कि 88 लोग घायल हुए हैं। अब जो इज़राइल की हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो कह रही है कि कम से कम 188 लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर है। हालाँकि इन सारी खबरों की जो है इस वक़्त इंडिपेंडेंट रूप से पुष्टि कर पाना मुश्किल है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अरद की एक तस्वीरें हैं जहाँ पर एक गुस्साई हुई महिला ने वहाँ इज़राइल के जो मिनिस्टर हैं बेन-ग्विर उनको कहा कि आप वापस लौट जाओ, यहाँ पर ये जितनी मौतें हो रही हैं, उसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं। यू बेयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑल दीज़ डेथ्स, गेट आउट ऑफ योर सिटी, यू हैव नो प्लेस हियर। तो ये जो इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री हैं इतामार बेन-ग्विर, उनको यहाँ रेज़िडेंट्स ने कहा कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। तो एम्बुलेंस की कतार नज़र आ रही थी और नेतन्याहू ने कहा कि ये एक बहुत ही मुश्किल शाम है। यहाँ जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, आपको याद दिला दें कि शनिवार सुबह खबर आई थी कि ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है नेतान्स में, उस पर इज़राइल ने हमला किया था। तो इसे एक जवाबी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि चूंकि इज़राइल ने नेतान्स पर हमला किया, तो इसीलिए ईरान ने जो है वहाँ इज़राइल में जो न्यूक्लियर साइट मौजूद हैं, अरद, उसके पास और डिमोना में जो न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं या डेड सी के पास जो अरद क्षेत्र है, वहाँ पर हमला किया अपने इन 2 मिसाइल्स के ज़रिए। ये मिसाइल्स की नेचर क्या है, उसको लेकर भी अलग डिबेट चल रहा है, उस पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन ये जो लोगों का गुस्सा है, एक बार फिर से देखिए इस औरत को जो नारेबाज़ी करती हुई नज़र आ रही हैं,
ये अरद की तस्वीर है जहां पर जो सेटलर्स हैं वो कह रहे हैं इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मंत्री बेन गवीर को कि आप जो है वापस चले जाएं, आपकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। इजराइल के अंदर भी काफी गुस्सा है इस वक्त नेतन्याहू की सरकार को लेकर। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास की तरफ से आतंकवादी हमला किया गया था और बहुत लोगों को हॉस्टेज बंधक बना लिया गया था, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा नजर आ रहा था। सरकार सवाल पूछी जा रही है। आज जब ये युद्ध चल रहा है, आज 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये युद्ध इस वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसमें आप ये तस्वीरें देख सकते हैं एक बार फिर से कि कैसे पूरी सिविलियन नेबरहुड्स पर हमले किए गए हैं। और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नेटान्स का जो परमाणु प्लांट है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, चूंकि उसमें आपने हमला किया, इसीलिए हम वापस जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान के अंदर से बहुत सारी सेलिब्रेशंस की तस्वीरें आ रही हैं, जैसे लोरिस्तान वगैरह में, जहां पर लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर और वो ईरान के जो एयर चीफ हैं उनसे कह रहे हैं कि इस तरह के हमले आप और कीजिए, ये हमले सही हैं। सैयद माजिद मुसावी को जो है वो कह रहे हैं कि आप दिमोना को फिर से वापस से हिट कीजिए, दिमोना में आप और हवाई अटैक कीजिए। जो नारे सुनाई दे रहे हैं ईरान के अंदर से, तस्वीरों में जो तस्वीरें खुलकर आ रही हैं यहाँ पर, उनमें कहा जा रहा है कि भाई हाई प्रिसीशन सैयद माजिद हिट दिमोना अगेन, कि आप जो है वापस से दिमोना में आप स्ट्राइक्स कीजिए। और ये रही दिमोना और अरद की तस्वीरें। यहाँ दर्शकों को याद दिला दें कि जहां तक ईरान का सवाल है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके से उनके जो हमले हो रहे हैं, उनकी मारक क्षमता की रेंज बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रिसीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कामयाबी उनको हासिल हो रही है। कम से कम 10 अमेरिकी सोल्जर्स की जान जा चुकी है और एक अमेरिकी F-35 जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन वाला जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको नुकसान पहुंचाने का दावा किया है ईरान ने। एक केसी टैंकर को जो है नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। और हमने देखा अभी कि किस तरीके से दियागो गार्सिया तक, जो चैगोस आइलैंड में मौजूद है और यूके और यूएस का एक संयुक्त एक साझा सैन्य बेस है, वहां तक ईरान के मिसाइल्स की पहुंचने की खबर आई। हालांकि वो बेस को निशाना नहीं बना सके, वो चूक गया, लेकिन वो जो क्षमता है वो 3800 से 4000 किलोमीटर की दूरी अगर वो इनकी मिसाइलें तय कर रही हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि अभी तक की ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक है। तो अब अगर वो 4000 किलोमीटर तक फायर कर पा रहे हैं अपने मिसाइल्स, हिंद महासागर तक पहुंच रहे हैं, तो जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि टिट फॉर टैट है। भाई आपने अगर हमारे 30 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, आग लगाई, तो उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और हमने देखा कि किस तरीके से खाड़ी में जो तेल रिफाइनरीज हैं, एलएनजी प्लांट से, उन पर हमला किया गया। जैसे ही अमेरिका ने खर्क आइलैंड ईरान के उस पर हमला किया, या जो पार्स साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड है सबसे बड़ा, जो संयुक्त रूप से ऑपरेट होता है कतर और ईरान की तरफ से, उस पर हमला किया गया। तो जवाब में कार्रवाई में हमने देखा कि ईरान ने बजान ऑयल रिफाइनरी, जो कि इजराइल में हाइफा में मौजूद है, हाइफा पोर्ट आपको याद दिला दे जहां अदानी साहब ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर जो है ईरान टारगेट करता है, टैंकर को हिट करता है, F-35 को हिट करता है, दिएगो गार्सिया को हिट करता है, कतर में रास लाफान जो कि आपकी एलएनजी प्लांट है उसको हिट कर रहा है, यूएई में एक ऑयल रिफाइनरी को हिट कर रहा है। तो ये बहुत साफ हो गया है कि ईरान ने यहाँ पर ये संदेशा दे दिया है कि हम झुकने को तैयार नहीं है, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले ही अयतुल्ला अली खामनी की मौत युद्ध के पहले दिन ही हो गई, 28 फरवरी को हो गई, उनके इंटेलिजेंस चीफ अली लारिजानी की मौत हो जाती है, गुलाम रजा सोलेमानी जो कि बासिज उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसकी मुखिया की मौत हो जाती है, पर्सनल निजी लॉसेस भी हुए हैं, मुश्तबा खामनी जो कि अभी अयतुल्ला हैं उनकी बीवी की मौत होती है, उनके बेटे की मौत होती है मिसाइल अटैक्स में। तो तमाम इस तरह की जहाँ खबरें आ रही हैं, लारिजानी के जो बेटे हैं मुर्तजा, उनकी मौत होती है। लेकिन इनके बावजूद जो है ईरानियंस पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है और ये रेजिलियंस देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि ये स्ट्राइक्स वो जारी रहेंगे।
और इस पूरे मसले के अगर हम केंद्र में देखें तो एक जो बहुत बड़ा मसला है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर आखिरकार जो है आप क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और अब जो उनकी लेटेस्ट धमकी है, ये आप इमेज देख सकते हैं जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बात लिखी है। ये इन्होंने लिखी है अब आपकी सुबह करीब 6 बजे के आसपास अगर हम देखें, मतलब आज की तारीख की, इफ ईरान डजंट फुली ओपन विदाउट थ्रेट the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने मोहलत दी है कि आप 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, जो आप देखते हैं कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, कि अगर आपने उसको अगले 48 घंटों के अंदर आपने नहीं खोला तो हम आपके तमाम बड़े प्लांट्स को हिट करेंगे। और ये जो आप तारीख है आप देख सकते हैं इसमें, ये 22 मार्च की है, सुबह 6:10 के आसपास दी गई ये धमकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि 24 मार्च के अंदर अगर आप नहीं खोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, जिस पर इस वक्त नाकेबंदी है ईरान की, मुश्तबा खामनेई, आईआरजीसी उस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से और स्टेप अप कर देंगे अपने हमलों को। इस दौरान एक दिन पहले शनिवार शाम को हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियां, उनके बीच में फोन पर बातचीत हुई है, क्योंकि कल ही जो नवरोज है, जो फारसी नए साल पर मनाया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जा रहा था, दुनिया भर में ईद भी मनाई जा रही थी। तो नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, He condemned attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains. अब ये तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हमने आलोचना की है कि जो क्रिटिकल, बहुत जो मुख्य रूप से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है रीजन में, तेल सप्लाई के लिए, ऊर्जा सप्लाई के लिए, उस पर जो हमले हो रहे हैं उसकी हमने आलोचना की है। लेकिन ये लैंग्वेज, अब देखिए, भाषा एम्बिगुअस है। उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान के अंदर मौजूद जो पानी के प्लांट्स हो, तेल के प्लांट्स हो, या खर्ग आइलैंड पर अटैक्स हो, कि उनकी हमने आलोचना की है। तो इसको जानबूझकर इसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। और अभी तक भारत के जितने भी स्टेटमेंट्स थे उसमें याद हो कि बड़ी साफगोई से जब जब खाड़ी देशों के अंदर ईरान ने निशाना बनाया है किसी भी इस तरीके के प्लांट को या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसकी जो है बिल्कुल नाम लेकर भारत सरकार ने निंदा की है। लेकिन जहां तक इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए जाने का सवाल है ईरान के अंदर, उस पर जो है हम थोड़ी टाल मटोल वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure, कि ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट में, अभी भी आपको याद हो जो ताजा अपडेट है, हमारे कम से कम 22 ऐसे जहाज हैं, तेल के टैंकर, जो अभी वेस्ट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, और उस पर कम से कम 611 नाविक मौजूद हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हैं। अभी एक दिन पहले ही जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि हम ईरान से तेल सप्लाई खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दे रहे हैं सैंक्शंस पर, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से, 3 दशकों से जिस तरीके से ईरान पर लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 का, और उसके बाद से वहां पर जो सरकारें आई, हुकूमतें आई, जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, तो और कहता है कि आपको रूस और चीन का समर्थन हासिल है, पर्दे के पीछे से वही लोग आपको आर्म्स एंड एम्युनिशन मुहैया करा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जहां रूस पर लगे हुए, रूस के गैस पर खरीद पर लगे हुए सैंक्शंस को हटाया, वहीं ईरान की तेल की खरीद के लिए भी उन्होंने 30 दिन की एक अस्थायी छूट दी है। यूएस सेक्रेटरी ट्रेजरी जो स्कॉट बेसेंटे, उन्होंने कहा, इस पर मैंने ब्लॉग किया था कल, जो आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स के लिए। हालांकि ईरान अब कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं है कि हम ऑफलोड कर सके, लेकिन भारत की चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि देश में आप देख रहे हैं कि हमारी जो यूरिया बनाने की कैपेसिटी है उस पर असर पड़ रहा है। आज ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है। बहुत सारे ऐसे रसोई गैस के जो चूल्हे हैं, सिलेंडर्स हैं, उसकी कमी की वजह से, कमर्शियल सिलेंडर्स की वजह से रेस्टोरेंट, होटल्स बंद हो रहे हैं, ईटरीज, छोटे छोटे ईटरीज वो बंद हो रही हैं।
तो भारत की एनर्जी नीड्स हैं, 1 करोड़ जितने जो हैं हमारे डायस्पोरा हैं, पूरे वेस्ट एशिया रीजन में और युद्ध अगर जारी रहा तो वहाँ वेस्ट एशिया से जो भारत की ओर फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं, उस पर भी निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और वो आंकड़े आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगे। इन सब के बीच में भारत ने अभी तक जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई की मौत को लेकर कोई पब्लिक बयान नहीं दिया है। विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, वो ज़रूर गए थे ईरान एम्बेसी में जिस दिन कंडोलेंस बुक खोला गया था, जाकर उन्होंने साइन ज़रूर किया था, लेकिन पब्लिकली अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया गया है भारत की तरफ से कि खामनेई की किलिंग को मोदी सरकार कैसे देख रहे हैं, उस पर कोई शोक उस तरीके से नहीं जताया गया क्योंकि वो एक हेड ऑफ स्टेट की किलिंग है। तो उस मायने से भी कम से कम एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। ना ही मिनाब में एलिमेंट्री स्कूल में जो हमला हुआ इज़राइल की तरफ से जिसमें छोटे-छोटे बच्चियों की जान गई या फिर आइरिस देना जो ईरान की शिप है जिसको हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन ने पनडुब्बी के ज़रिए उड़ा दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर भारत की तरफ से कोई साफ़गोई से बयान तो नहीं दिए गए हैं। लेकिन हाँ, भारत इस दफ़ा ब्रिक्स की मेज़बानी कर रहा है, जो रीजनल ग्रुपिंग है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मौजूद हैं। और कल ये जो बातचीत हुई है पेजेश्कियां की नरेंद्र मोदी के साथ, ये दूसरी दफ़ा बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में 28 फरवरी के बाद से। और उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बातचीत हुई है, 5वीं दफ़ा उनके जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची के साथ में। और दोनों में ही जो ईरान की तरफ से बयान जारी किए गए हैं, वो कहीं ज़्यादा डिटेल्ड हैं, उनमें ज़्यादा जानकारियाँ दी गई हैं। भारत की तरफ से तो बस सिर्फ़ औपचारिक जो हैं ट्वीट्स रखे गए हैं, जो आप देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की तरफ से हो या जयशंकर की तरफ से 2 लाइन के ट्वीट हो। और भारत ज़ोर दे रहा है कि क्रिटिकल एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई बाधा ना आए, उसको आप खुला रखें। लेकिन आप अगर ईरान के स्टेटमेंट को देखें तो ये बहुत साफ हो जाता है कि ये ईरान का स्टेटमेंट देखिए आप, इसमें जहां कह रहे हैं कि द मार्टरडम ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन जो कि अली खामनेई थे, आयतुल्लाह अली खामनेई, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स एंड अ नंबर ऑफ डिफेंसलेस सिविलियंस इंक्लूडिंग इनोसेंट स्कूल चिल्ड्रन एज वेल एज टारगेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तमाम लोगों की जो जाने गई हैं, इसकी वजह इसकी जो जड़ है वो है इजराइल और अमेरिका। उनकी तरफ से एक तरफा हमला किया गया है, आक्रामक हमला किया गया है। दूसरी बात वो लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पेजेश्कियां फर्दर स्टेटेड that the US targeted the school in Minaf from bases located in neighboring countries hosting US military installations. तो ये बात ईरान का कहना है कि पेजेश्कियां साहब ने मोदी जी को कही है फोन पर कि देखिए जो बच्चियों की स्कूल पर जो हमला किया गया वो हमला जनरेट कहां से हुआ, वो जनरेट हुआ खाड़ी मुल्कों में जो अमेरिका की सैन्य बेसेस बनी हुई है उस पर, इसीलिए हमने उनको टारगेट किया है और जिसकी वजह से इन बच्चों की शहादत हुई है। साथ ही ये बहुत जरूरी लाइन है जो कहा गया है कि he further underscored that a prerequisite for ending the war and conflict in the region is the immediate cessation of aggressions by the US and Israel along with guarantees against their recurrence in the future. वो कह रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए, हम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, हम सीजफायर नहीं चाह रहे हैं। ये शांति तभी मुमकिन हो पाएगा जब अमेरिका और इजराइल तुरंत जो है अपने हमलों को बंद करे और सिक्योरिटी गारंटीज दे कि इस तरह के वाकये वापस से नहीं होंगे भविष्य में, क्योंकि 2024 में भी इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, 2025 में भी 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था जहां अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा। और एक बार फिर से अभी जब जिनीवा में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, तब इजराइल वापस से जाकर जो है अपनी ओर से हमले कर देता है। तो referring to India's rotating presidency of BRICS, Pezeshkian called for the group to play an independent role in halting aggressions against Iran and in safeguarding regional and international peace and stability. BRICS जो है अभी भारत के लिए एक दुविधापूर्ण एक फोरम बन चुका है क्योंकि वहां रूस, चाइना, ब्राजील ये सारे ईरान के साथ साफगोई से खड़े हैं। भारत अकेला जो है वो अलग थलग नजर आ रहा है इस ग्रुपिंग में और इस ग्रुपिंग की मेजबानी इस दफा भारत की तरफ से की जानी है इस साल में। तो इसीलिए इस बातचीत में पेजेश्कियां ने मोदी जी को कहा है कि ब्रिक्स का इस्तेमाल हो ताकि ये जो हमारे खिलाफ आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं, इनको रोका जाए और क्षेत्रीय स्थायित्व जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो ये तमाम बातें हुई हैं पेजेश्कियां और मोदी के बीच में, जयशंकर और अब्बास अरागची के बीच में। अब एक कंसेंसस किस तरीके से बन पाता है ब्रिक्स में, जहां रूस, चीन वो ईरान के साथ मौजूद हैं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन वो सहायता भेज रहे हैं, असिस्टेंस भेज रहे हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
और भारत अलग-थलग पड़ा है, जहाँ भारत के इस बार बहुत ज़्यादा जो है निकटतम रिश्ते नज़र आ रहे हैं इज़राइल के साथ में। खाड़ी देशों पर जो हमले हुए हैं, उनके साथ तो लगातार बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जब उन लोगों से बात करते हैं यूएई के साथ में, सऊदी के साथ में, तब उनके जो ट्वीट्स के टोन होते हैं, तो वो कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, आई स्पोक टू माय डियर फ्रेंड, आई स्पोक टू माय डियर ब्रदर। उन लोगों से सहानुभूति जताते हैं कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ जब बात करते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि अमेरिका और इज़राइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, वो गलत है और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो जारी रहे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर देखिए, यहां से आगे 48 घंटे अब बहुत अहम है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो नाकेबंदी है, वो यहां जारी रहेगी। भारत में हमने देखा है कि 2 कम से कम हमारे तेल के टैंकर शिवालिक और नंदा देवी, जो तेल भरवा कर वहां पर फंसे हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वेस्ट में, वो वहां से आने में कामयाब हुए हैं। लेकिन 22 हमारे जहाज अभी भी वहां फंसे हुए हैं। एक्यूट यहाँ एनर्जी क्राइसिस महसूस की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स सरकार के दावों से अलग दिखा रहे हैं, परे हैं। और इसीलिए अब अगले 48 घंटों में ईरान ने भी ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हमारी मारक क्षमता बढ़ रही है, हम प्रिसीशन के साथ मार रहे हैं। 2 हमने मिसाइल स्ट्राइक्स किए, उसी में देखिए कितना नुकसान हो गया। अरद में और डिमोना में, इज़राइल के अंदर, जहां कम से कम 188 लोगों के घायल होने की बात कर रहे हैं इज़राइली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। दूसरा तरफ वो कह रहे हैं हम डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकते हैं, हिंद महासागर तक पहुंच सकते हैं, हम F-35 को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये युद्ध वाइंड डाउन करना अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो बहुत मुश्किल एक हालात में फंस गए हैं। उनको एक ऑफ रैंप नहीं मिल रहा है। एक तरफ वो रोज आकर डिक्लेयर तो जरूर कर देते हैं कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, उनकी सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया है, उनकी टॉप लीडरशिप को हमने डी कैपिटेट कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर वो युद्ध को अभी भी रोकने की हालात में नहीं है, और नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उनके खिलाफ भी अंदर जो गुस्सा है इजराइल के अंदर, वो देखने को मिल रहा है, जैसा लोगों ने बेन गवीर को जो है उन्होंने जाने के लिए कहा। तो ईरान कह रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है भाई, ये मत सोचो कि आपने हमसे सैंक्शंस हटाए हैं तो हम आपको तेल दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वक्त ईरान और रूस से तेल खरीद कर जैसे दुनिया भर में एक स्टेबिलिटी आ सके, ये है कोशिश अमेरिका की। अमेरिका खुद भी गैस और तेल भेज रहा है, जो कि कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है, शिपिंग कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, ये याद रखना होगा। तो इन्हीं सब कुछ खबरों के साथ में मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ कि नेतन्याहू क्यों कहने पर मजबूर हुए कि ये बहुत मुश्किल शाम है। जिन लोगों की जान जा रही है, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, जो मासूम मारे जा रहे हैं, वो कहीं पे भी, वो ईरान में हो, इज़राइल में हो, खाड़ी देशों में हो। थॉट्स एंड प्रेयर्स विथ एवरीवन। ये युद्ध नहीं होना चाहिए, ये युद्ध रोका जाना चाहिए, ये युद्ध अब खत्म हो। लेकिन कॉन्टेक्स्ट याद रखना हमेशा ज़रूरी होता है कि युद्ध की शुरुआत किसने की और क्या इसका औचित्य शुरुआत करने के बाद अमेरिका और इज़राइल अभी तक साबित कर पाए हैं। क्या जिस रणनीति के साथ वो युद्ध में आए थे, क्या कोई रणनीति सही में था भी? कोई एग्ज़िट प्लान है भी? और अपने राजनीतिक हितों के लिए पूरी दुनिया को किस तरीके से इस आग में झोंक दिया है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी आप मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना बेल आइकन नोटिफ़िकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए। नमस्कार, आदाब।